सो गाइस, रिलायंस पावर के पिछले वीडियो में आप व्यूअर्स के काफी सारे कमेंट्स थे कि गिरावट कहां तक होगी। कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि कंपनी ने हम लोगों को फंसा दिया। ठीक है, समझने वाली चीजें ये है कि ये गिरावट आएगी कहां से, क्योंकि कंपनी ने फंसा दिया जैसी चीजों पर अगर हम पूरा मुद्दा लेकर के बैठे रहे यहां पर, तो ये वीडियो शायद 2 4 5 6 घंटे यहाँ पर हम लोग कभी लाइव सेशन में बैठ करके भी इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, तो वो 3 3 घंटे तक वो सेशन चल जाएगा। बट यहां पर इन मुद्दों पर बात करने से बेटर ये है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से बना करके चले। नेक्स्ट वीडियो रिलायंस पावर का जो होगा उसमें मैं आपके साथ कुछ पुराने क्लिप शेयर करूंगा जहां पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे कंपनी के रिगार्डिंग। तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप्स रहेंगे, वो छोटे छोटे, आपको बहुत कुछ समझने को वहां पर मिलेगा। अभी की कंडीशन क्या है उस पर आते हैं, खबरें देखते हैं। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कंपनी की खबरों से। कल के दिन कंपनी ने एक और अपडेट दी है। कंपनी ने बताया कि अमरनाथ दत्ता, जो कि कंपनी यानी कि रिलायंस पावर से बिल्कुल अनरिलेटेड है, रिलायंस NUBESS का विक्टिम उसको बनाया गया और बताया गया कि भैया बैंक गारंटी फ्रॉड जो है वो किया गया है अमरनाथ दत्ता की तरफ से। जबकि कंपनी ने बताया है कल के क्लैरिफिकेशन में कि भैया इनका कुछ लेना देना हमारी कंपनी से है ही नहीं। कंपनी ने ये दिया है क्लैरिफिकेशन, यहां पर देखो, Reliance Power Limited wishes to clarify that Amarnath Datta is no way connected with the company, and the same has no impact on the company and its business operation। as always लगभग 8वीं बार ये है जब कंपनी ने ये क्लेरिफिकेशन दिया है कि भैया हमारे बिजनेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज और साथ में स्टेक होल्डर्स का इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये लगभग 8वीं बार है पिछले लगभग 2 ढाई महीनों के अंदर जो कंपनी ने इस तरह का क्लेरिफिकेशन दिया है। अब ये क्लेरिफिकेशन है पॉजिटिव क्लेरिफिकेशन, और ये क्लेरिफिकेशन आना इसलिए भी जरूरी है इस टाइम पर क्योंकि अगर आप चार्ट पर रिलायंस पावर को देखोगे लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी पर, तो आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट डायगोनल। रिलायंस पावर लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी में एक इंपॉर्टेंट डायगोनल के ऊपर इस समय काम कर रहा है, और लास्ट सेशन इस डायगोनल को तोड़ भी दिया है। क्या अभी तक एक बार भी रिलायंस पावर ने इस डायगोनल को तोड़ा था? एक बार भी नहीं तोड़ा था रिलायंस पावर ने इस डायगोनल को। लेकिन ऐसे समय में जहां लास्ट सेशन रिलायंस पावर ने इस डायगोनल को तोड़ा है, आपके पास कंपनी की तरफ से एक पॉजिटिव क्लेरिफिकेशन आता है, तो क्या ये ट्रेजेक्टरी वापस से बदल सकती है? क्योंकि कोई भी आपकी डायगोनल है जब स्टॉक इस तरह की ट्रेजेक्टरी पर चल रहा हो, ये बताता है कि अब ट्रेंड यहां पर आपका कंटिन्यू रहेगा, अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। सो ऐसे में अगर यहां पॉजिटिव काम कर जाता है कंपनी का ये क्लेरिफिकेशन, तो आपको स्टॉक कुछ इस तरह से चलता देखने को मिल सकता है। क्या, थोड़ा जूम इन कर देते ताकि आपको कॉर्नर का नजर आ जाए। यहां पे देखो, तो क्या कुछ इस तरह की पोजीशन हमको देखने को मिल सकती है क्या रिलायंस पावर में आने वाले कुछ साल के अंदर, इस तरह की पोजीशन? क्योंकि यहां पर ना इस डायगोनल पर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर नहीं आता तो भैया आप चले जाते हो फिर डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में, जहां 36 आपका क्रूशियल बेस बनता है। तो प्रेजेंट कंडीशन रिलायंस पावर की ऑन चार्ट बता रही है कि यहां आपके पास ना पॉजिटिविटी आना बहुत जरूरी है। अभी तक रिलायंस पावर का इस पूरे मामले के अंदर, इस पूरे मामले में रिलायंस पावर का अभी तक डायरेक्ट नाम नहीं आया है। मतलब आपको दिखता है रिलायंस इंफ्रा की कुछ प्रॉपर्टीज जो है जब्त कर ली गई है, उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। रिलायंस पावर बार बार क्लेरिफिकेशन देता है कि भैया हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अभी तक डायरेक्टली रिलायंस पावर कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है। जब तक नहीं मिलता तब तक इस तरह से आपको छोटी छोटी गिरावट, थोड़ी थोड़ी रिकवरी, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, यानी 1 2 सेशन का मोमेंटम मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन मिल जाएगा ना, उस दिन आप इस डायगोनल को तोड़ दोगे। उस दिन ये डायगोनल जो आपकी है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट चाहिए ताकि चार्ट पर भी आपकी इसी तरह अप ट्रेजेक्टरी बनी रहे रिलायंस पावर के अंदर। तो आज का, कल का जो कंपनी का स्टेटमेंट था
जो कल शाम को आया वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक पॉजिटिव आउटकम उसका देखने को मिल सकता है कमिंग सेशंस के अंदर, ठीक है। और रिलायंस पावर और अनिल अंबानी के ऊपर और भी ईडी ने अपना प्रोब और मजबूत कर दिया है अनिल अंबानी के ऊपर, ठीक है। और क्या खबरें हमारे पास में है, यस, रिसेंटली रिलायंस पावर की जो सब्सिडरी है रिलायंस एनजीओ एनर्जीज, जिसका सीईओ और सीईओ ने एग्जिट करा था, इस पर भी अभी रिसेंटली अपडेट आई है। ऑल्दो ये एग्जिट इन्होंने 30 सितंबर को किया था, ठीक है। मयंक बंसल, राकेश स्वरूप, इन्होंने रिजाइन किया था 30 सितंबर को, जो कि अडानी आपके रिलायंस पावर की सब्सिडरी है उसके अंदर से, एनजीओ वाली सब्सिडरी में से, ठीक है। तो ये आपकी एक अपडेट 30 सितंबर की है। जस्ट मैंने आपके साथ ये अपडेट एक बार फिर से कैलकुलेट करी और कुछ भी नहीं है। वार मार्जिन आपका 100% पे है इन प्रीवियस 6 मंथ्स, और जब भी आपका वार मार्जिन 100% हो मतलब आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी, और लगभग पिछले 2 महीने से ये वार मार्जिन आपको 100% शो कर रहा है एनएसई के चार्ट पर। जब भी आपका वार मार्जिन 100% होता है वॉलेटिलिटी मिलती है, और आप चार्ट पर भी देख सकते हो, आराम से दिख जाएगा आपको कि रिलायंस पावर वॉलेटाइल रहा है 44 से लेकर के 47.50 के बीच में। एक सेशन बेस लेता था 44 पे, वापस 47.50 पर चला जाता था। ये ट्रेजेक्ट्री आपकी लगभग 2 महीना 1.5 महीना चली है रिलायंस पावर के अंदर इसी तरह से, क्योंकि वार मार्जिन आपका बहुत वॉलेटाइल है। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। कल के दिन रिलायंस पावर अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा। अब रिजल्ट्स में जो हमारी एंटीसिपेशन है वो बहुत हाई रहेगी, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट क्वार्टर मिलने वाला है कंपनी को सितंबर 2025 का। अगर हम कंपनी को 2025 के क्वार्टर में जज करें तो हमें कहां जज करना चाहिए मेजरली। आप देखते हो कंपनी का जो टैक्स परसेंटेज है ना, वो मार्च क्वार्टर में 87% क्या आया था आपका, डेफर्ड आया था, और जून में आपका 38% टैक्स परसेंटेज था, जो कि एक हायर टैक्स परसेंटेज है। अगर आप पिछले 3 क्वार्टर से इसको कंपेयर करोगे तो हमें कंपनी की अदर इनकम नहीं चाहिए। ध्यान से देखना इधर, हमें कल के दिन कंपनी की अदर इनकम नहीं चाहिए, हमें कंपनी का हायर ओपीएम परसेंटेज चाहिए। हमें चाहिए कंपनी का टैक्स परसेंटेज 20%, 30% भी आता है तो भी चलेगा, अगर इस तरह की पोजीशन कल के दिन कंपनी देती है हेल्दी रिवेन्यू के साथ में, जिसका एवरेज कल हो सकता है रिवेन्यू का कल के दिन कंपनी का वो है 1820 से लेकर के 1950 के बीच में। ये एक एवरेज रिवेन्यू कल देखने को मिल सकता है। अगर ये एवरेज रिवेन्यू कल के दिन कंपनी का रहता है और टैक्स परसेंट 30 से 25% के बीच आता है, तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक हेल्दी प्रॉफिट भी जनरेट कर सकती है कल के दिन, ठीक है। अब सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही नहीं बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी क्या कंपनी कल के दिन हेल्दी प्रॉफिट दे पाएगी, तो नहीं, वो मुश्किल है, क्योंकि कंपनी का डेफर्ड टैक्स तो नहीं था। कंपनी ने अदर इनकम से पिछले साल क्वार्टर सितंबर में एक बढ़िया इनकम जनरेट करी थी, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ पाना मुश्किल है, क्योंकि अदर इनकम कंपनी की पिछले साल सितंबर में काफी हाई थी। बट यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम यहां पर उम्मीद करके चल सकते हैं कल के दिन कंपनी से। अब ये कमेंट करने से पहले कि भैया पावर सेक्टर कंपनी है, तू कैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर सकता है, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना चाहिए, तो वो आपका अपना ओपिनियन है। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता है अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना।